बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 19, जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। प्रस्तुत पाठ के लेखक हैं धर्मवीर भारती जी, और इस पाठ में उन्होंने जीवन में पुस्तकों के महत्व पर प्रकाश डाला है, और साथ ही साथ लेखक ने अपने बचपन की कहानी साझा की है। और जब उन्होंने पहली बार एक पुस्तक खरीदी, तो इस पाठ में हम जानेंगे हमारे जीवन में पुस्तकों का क्या महत्व है और हमें पुस्तकों के द्वारा किस प्रकार से ज्ञान प्राप्त होता है। इस पाठ को लिखा है धर्मवीर भारती जी ने। पाठ 19, कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा से पाठ 19, जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पाठ और इसे पढ़ते हैं। बचपन की बात है, उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोर पर था। मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। लेखक कहते हैं कि बचपन की बात है, अर्थात लेखक जब छोटे थे उस समय आर्य समाज का सुधारवादी आंदोलन पूरे जोरों पर था, अर्थात संपूर्ण भारत में आर्य समाज का जो आंदोलन था सुधारवादी, वह चल रहा था। और जो लेखक के पिता थे वो आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे, और लेखक की जो माता थी वो स्त्री शिक्षा के लिए, यानी महिलाओं को शिक्षित करने के लिए, महिलाओं को शिक्षा देने के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की उन्होंने स्थापना की थी। पिताजी की अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी। बर्मा रोड जब बन रही थी तब बहुत कमाया था उन्होंने, लेकिन मेरे जन्म के पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। लेखक कहते हैं कि पिताजी, लेखक के जो पिता हैं, उनकी अच्छी खासी सरकारी नौकरी थी, और जब बर्मा रोड बन रही थी, अर्थात जब सड़क निर्माण हो रहा था, बर्मा रोड बन रही थी, तब उन्होंने उसमें बहुत धन कमाया था। लेकिन जब मेरा जन्म हुआ, अर्थात मेरे जन्म के पहले, उन्होंने गांधी जी के आह्वान पर, आह्वान मतलब बुलावे पर, गांधी जी ने जब लोगों को आंदोलन के लिए बुलाया था कि देश के जो है आज़ादी के लिए आंदोलन से जुड़े, तो लेखक कहते हैं कि लेकिन मेरे जन्म से पहले ही मेरे पिताजी ने गांधी जी के आह्वान पर वह सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। हम लोग बड़े आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे, फिर भी घर में नियमित पत्र पत्रिकाएं आती थीं। आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं खास मेरे लिए, बाल सखा और चमचम। लेखक कहते हैं कि जब उनके पिता ने नौकरी छोड़ दी तो वो बहुत ही आर्थिक कष्ट से, यानी धन के अभाव में गुजर रहे थे, आर्थिक कष्टों से गुजर रहे थे। लेकिन फिर भी लेखक के घर में नियमित जो पत्र पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, वो आया करते थे, जिनमें यहाँ कुछ पत्रों का नाम भी दिया है बच्चों, जैसे आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी। ये पत्र का नाम है जो लेखक के घर पर आया करता था। इसके अतिरिक्त 2 बाल पत्रिकाएं आती थी। बाल पत्रिकाएं जिसमें बच्चों से संबंधित कहानियाँ और अन्य जो है कहानियाँ छपी होती हैं, उसे बाल पत्रिकाएं बच्चों के लिए जो होती हैं। और 2 बाल पत्रिकाएं भी आती थीं जिसमें बाल सखा और चमचम थी। उनमें होती थी परियों, राजकुमारों, दानवों और सुंदर कन्याओं की कहानियाँ और रेखा चित्र। मुझे पढ़ने की चाह लग गई। लेखक कहते हैं कि वो जो पत्रिकाएं आती थी बाल सखा चमचम, उनमें परियों की कहानियाँ, राजकुमारों की कहानियाँ, दानव अर्थात राक्षसों की कहानियाँ और सुंदर राजकन्याओं की अर्थात सुंदर राजा की कन्याओं की कहानियाँ हुआ करती थी, और रेखा चित्र, और उनके चित्र भी छपे रहा करते थे। मुझे पढ़ने की चाह लग गई, अर्थात उन कहानियों को पढ़ते पढ़ते अब मुझे पढ़ने की एक चाह हो गई, अर्थात मेरे अंदर पढ़ने की एक लालसा जग गई। हर समय पढ़ता रहता। खाना खाते समय थाली के पास पत्रिकाएं रखकर पढ़ता। लेखक कहते हैं कि अब मुझे जब चाह लग गई तो हर समय मैं सिर्फ पढ़ाई ही किया करता था। यहाँ तक कि जब मैं भोजन करने बैठता था तो अपनी थाली के पास पत्रिका रखकर उसे पढ़ता था। अपनी दोनों पत्रिकाओं के अलावा भी सरस्वती और आर्यमित्र पढ़ने की कोशिश करता। लेखक कहते हैं कि मैं अपनी 2 पत्रिकाओं अर्थात बाल सखा और चमचम के अलावा अन्य जो पत्रिकाएं आती थी जैसे सरस्वती और आर्यमित्र को भी पढ़ने का प्रयास करता था। घर में पुस्तकें भी थीं, उपनिषदों और उनके हिंदी अनुवाद, सत्यार्थ प्रकाश के खंडन मंडन वाले अध्याय पूरी तरह समझ में नहीं आते थे, पर पढ़ने में मज़ा आता था।
लेखक कहते हैं कि अब घर में अन्य पुस्तकें भी थी, उपनिषद भी थे और उन उपनिषदों का हिंदी अनुवाद सत्यार्थ प्रकाश भी घर में था। और उस पुस्तक अर्थात उन उपनिषदों का हिंदी अनुवाद सत्यार्थ प्रकाश का जो खंडन मंडन वाला अध्याय है वो मुझे भले ही पूरी तरह से नहीं समझ में आता था, लेकिन उसे पढ़ने में बड़ा मज़ा आता था, तो मैं उन्हें पढ़ा करता था। तो इस तरह से बच्चों लेखक को पढ़ने की आदत लग गई। पहले वो पत्रिकाएं पढ़ते थे, पत्रिका में वो परियों, राजकुमारों, दानवों की कहानी पढ़ते थे और फिर जिससे उन्हें अन्य पत्रिका आर्यमित्र और सरस्वती करने के अध्ययन करने का मन करने लगा। फिर वो पुस्तकों को पढ़ने लगे और धीरे धीरे घर पर रखी हुई अन्य पुस्तकों का अध्ययन करने लगे। तो इस तरह से लेखक को पढ़ने की चाह लेखक के अंदर जग गई। लेखक कहते हैं, मेरी प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद की एक जीवनी, रोचक शैली में लिखी हुई, अनेक चित्रों से सुसज्जित। वे तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने वाले अद्भुत व्यक्तित्व थे। लेखक बताते हैं कि जो उनकी प्रिय पुस्तक थी वो स्वामी दयानंद की जीवनी थी, जो रोचक शैली में लिखी हुई थी, अर्थात बहुत सुंदर शैली में लिखी हुई थी और अनेक चित्रों से सुसज्जित थी। अर्थात वह पुस्तक जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी लिखी हुई थी, उनमें बहुत से चित्र थे और वो जो उनकी जीवनी लिखी हुई थी वो एक विचित्र शैली में लिखी हुई थी, रोचक शैली में। और उन्होंने अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती ने तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अदम्य साहस दिखाने का अद्भुत व्यक्तित्व प्रस्तुत किया था। अर्थात जो हिंदू धर्म में पाखंड और जो हिंदू धर्म में आडंबर दिखाया जाता है, उनके प्रति उन्होंने किस प्रकार से साहस दिखाकर उनका खंडन किया था, इसका वर्णन किया गया था। कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनके जीवन की जो मुझे बहुत प्रभावित करती थीं। चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती, घर छोड़कर भाग जाना। लेखक कहते हैं कि कितनी ही रोमांचक घटनाएं थी उनकी जीवनी में जिसने लेखक को बहुत अधिक प्रभावित किया। अब कौन सी घटना ने कि चूहे को भगवान का मीठा खाते देखकर मान लेना कि प्रतिमाएं भगवान नहीं होती। ऐसा लेखक ने स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी में पढ़ा। जब एक बार वो शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर पर गए तो उन्होंने देखा शिवलिंग पर एक चूहा है जो पड़े हुए प्रसाद को खा रहा है। तो दयानंद सरस्वती के मन में ये विचार आया कि जब यह शिवलिंग स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता इस चूहे से, तो भला यह शिवलिंग अन्य लोगों की रक्षा क्या कर सकता है। तो इस प्रकार से जब लेखक ने स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी पढ़ी तो उनके जीवन पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। लेखक कहते हैं, वे घर छोड़कर भाग गए। अर्थात स्वामी दयानंद सरस्वती ने जब देखा कि ये प्रतिमा भगवान नहीं हो सकती, तो वो सत्य की तलाश में, ईश्वर की तलाश में घर छोड़कर भाग गए। तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिम शिखरों पर साधुओं के बीच घूमना और हर जगह उसकी तलाश करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है, और जो भी समाज विरोधी, मनुष्य विरोधी मूल्य हैं, रूढ़ियाँ हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को क्षमा कर उसे सहारा देना, यह सब मेरे बाल मन को बहुत रोमांचित करता। लेखक कहते हैं कि जब मैंने स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी पढ़ी कि जिस तरह से वो तमाम तीर्थों, जंगलों, गुफाओं, हिमालय में साधुओं के साथ घूमना, हर जगह उनकी तलाश करना, परमात्मा की, ईश्वर की खोज करना कि भगवान क्या है, सत्य क्या है और वह कहाँ रहता है, और भ्रमण करते हुए इन जगहों पर समाज विरोधी और मनुष्य विरोधी जो भी मूल्य हैं, जो नीतियाँ हैं, जो रूढ़ियाँ हैं, जो सड़ी गली मान्यताएं हैं, उनका खंडन करना और अंत में अपने हत्यारे को भी क्षमा कर देना और उसे सहारा देना। जब यह लेखक ने उनके जीवनी को पढ़ा तो ये बात उनके मन पर जो है, उनके बाल मन अर्थात उनके उस बालक के मन पर अर्थात लेखक के मन पर बहुत प्रभाव किया इस बात ने। माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी, चिंतित रहती थी, लड़का कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता, पास कैसे होगा, कहीं खुद साधु बनकर फिर से भाग गया तो। लेखक कहते हैं कि जो मेरी माँ थी वो स्कूली पढ़ाई पर जोर दिया करती थी। वो हमेशा चिंतित रहती थी कि मैं कक्षा की किताबें नहीं पढ़ता और इस तरह से अगर मैं पास न हुआ तो, कहीं मैं स्वयं साधु बन के घर छोड़कर भाग गया तो। परंतु जो पिताजी हैं, पिता कहते जीवन में यही पढ़ाई काम आएगी, पढ़ने दो, कि यही सब चीज़ें, नैतिक मूल्य और यही चीज़ें जो वह पढ़ रहा है वही पढ़ाई उसके जीवन में काम आएगी, उसे पढ़ने दो। पिताजी ऐसा कहते थे और माताजी मुझे उन पढ़ाई से रोकती थी। मैं स्कूल नहीं भेजा गया।
था। शुरू की पढ़ाई के लिए घर पर मास्टर रखे गए थे। पिता नहीं चाहते थे कि नासमझ उम्र में मैं गलत संगति में पढ़कर गाली गलौज सीखूं, बुरे संस्कार ग्रहण करूं। अतः स्कूल में मेरा नाम तब लिखाया गया जब मैं कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर कर चुका था। लेखक कहते हैं कि शुरुआत में मेरा नामांकन विद्यालय में नहीं किया गया, मुझे स्कूल नहीं भेजा गया, बल्कि मुझे पढ़ाने के लिए एक मास्टर रखे गए थे जो मुझे घर पर ही पढ़ाते थे। वो इसलिए क्योंकि मेरे पिताजी नहीं चाहते थे कि मुझ पे स्कूली उम्र में जो है ना समझी की उम्र में मैं गलत संगतियों पे पढूँ, विद्यालय जाऊँ और वहाँ गाली गलौज सीखूँ और बुरे संस्कार मुझ में आएँ। इसीलिए मेरा विद्यालय में नाम नहीं लिखवाया गया। लेखक कहते हैं कि मेरा नाम तब लिखाया गया जब मैंने कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर पूरी कर ली। तीसरे दर्जे में भर्ती हुआ। उस दिन शाम को पिता उँगली पकड़कर मुझे घुमाने ले गए। लोकनाथ की एक दुकान पर ताज़ा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया। लेखक कहते हैं कि जब मेरा दाखिला तीसरे दर्जे में अर्थात तीसरी कक्षा में मेरा नामांकन करवाया गया, मैं भर्ती हुआ विद्यालय में और उस दिन मेरे पिता मुझे शाम को उँगली पकड़कर घुमाने के लिए लेकर के गए और लोकनाथ एक ये व्यक्ति का नाम आया है बच्चों, कि लोकनाथ की दुकान पर मेरे पिताजी ने मुझे ताज़ा अनार का रस पिलाया, वो भी मिट्टी के कुल्हड़ में। कुल्हड़ कहते हैं मिट्टी का बना हुआ, जिसे हम आम साधारण गाँव की बोलचाल की भाषा में पूर्वा कहते हैं, कि मिट्टी से बने हुए कुल्हड़ में मेरे पिताजी ने मुझे अनार का शरबत पिलाया। तो इस तरह से लेखक का दाखिला तीसरे दर्जे में तीसरी कक्षा में हुआ, क्योंकि वो कक्षा 2 तक की पढ़ाई घर पर ही कर चुके थे और बचपन में पत्रों और कहानी की पुस्तकों के द्वारा पढ़ने से उनके मन में जो है पढ़ाई के प्रति प्रेम जगा और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में मैं फर्स्ट आया। माँ ने आंसू भरकर गले लगा लिया। पिता मुस्कुराते रहे, कुछ बोले नहीं। लेखक कहते हैं जब उनका दाखिला तीसरे दर्जे में कराया गया तो उनके पिताजी उन्हें लोकनाथ की दुकान पर लेकर गए और वहाँ उन्हें मिट्टी के कुल्हड़ में ताज़ा जो है अनार का शरबत पिलाया और उनके सिर पर, लेखक कहते हैं उनके पिता ने लेखक के सिर पर हाथ रखा और कहा कि वादा करो कि पाठ्यक्रम की यार अर्थात अपने विद्यालय की पुस्तकें भी किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे जितने ध्यान से तुम इन पुस्तकों का अध्ययन करते हो और अपनी माँ की चिंता को मिटाओगे, क्योंकि माँ की चिंता तो यही थी कि बच्चा तो अपने विद्यालय की कक्षा की किताबें पढ़ता ही नहीं। लेखक कहते हैं कि उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे या चौथे दर्जे में यानी तीसरी या चौथी कक्षा में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए और 5वीं कक्षा में 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट क्लास आया। माँ के आंसू भर आए, अर्थात जो उनकी माता थी प्रेम से आनंद से उनके आंसू भरकर गले लगा लिया उन्होंने और पिता ने मुस्कुराते हुए वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने कुछ कहा नहीं। लेखक कहते हैं अंग्रेजी में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर सबसे ज़्यादा थे, अतः स्कूल में 2 अंग्रेजी किताब मिली, इनाम में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थी। एक में 2 छोटे बच्चे घोंसले की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं और इस बहाने पक्षियों की जातियाँ, उनकी बोलियाँ, उनकी आदतों की जानकारी उन्हें मिलती है। लेखक कहते हैं कि चूँकि अंग्रेजी में लेखक के सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर थे, अतः स्कूल की तरफ से लेखक को 2 पुस्तकें अंग्रेजी की इनाम में दी गई, जिनमें से एक पुस्तक में 2 छोटे बच्चों की कहानी थी जो घोंसले की खोज में, बगीचों में, कुंजों में भटकते थे और इस बहाने उन्होंने पक्षियों की और उनकी जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों की जानकारी मिली। दूसरी किताब थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाज़ों की कथाएँ थीं। कितने प्रकार के होते हैं, कौन-कौन सा माल लाद कर लाते हैं, कहाँ से जाते हैं, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे-कैसे जीव मिलते हैं, कहाँ व्हेल होती है, कहाँ शार्क होती है। लेखक बताते हैं कि दूसरी पुस्तक में जिसका नाम ट्रस्टी द रग था, उसमें पानी के जहाज़ों की कथाएँ थीं कि जहाज़ कितने प्रकार के होते हैं, उन पे कौन-कौन सा सामान लादा जाता है, वो कहाँ जाती हैं, कौन लेकर जाता है, नाविकों की ज़िंदगी कैसी होती है और तो और इसके अलावा समुद्र में कौन-कौन से जीव मिलते हैं, कहाँ पर व्हेल मछली होती है और कहाँ पर शार्क मछली होती है। इन सब के बारे में जानकारी लिखी हुई थी।
लेखक कहते हैं, इन दो किताबों ने एक नई दुनिया का द्वार मेरे लिए खोल दिया। पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र। पिता ने अलमारी के एक खाने में अपनी चीज़ें हटाकर जगह बनाई और मेरी दोनों किताबें उस खाने में रख कर कहा, आज से यह खाना तुम्हारी अपनी किताबों का। लेखक कहते हैं, इन दो किताबों ने जो लेखक को विद्यालय से इनाम के रूप में मिली थी, उन्होंने लेखक के लिए दुनिया का एक नया द्वार खोल दिया, अर्थात दुनिया को समझने, दुनिया को जानने के लिए एक नया मार्ग दिखाया। लेखक कहते हैं, पक्षियों से भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र, ये वो दो किताबें थी। लेखक कहते हैं कि लेखक के पिताजी ने अलमारी में अपनी रखी हुई चीज़ों को हटा करके वहाँ जगह बनाई और मेरी दोनों किताबों को वहाँ रखने के लिए कहा और कहा कि आज से यह तुम्हारी किताबों के लिए है, यह तुम्हारी लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी उस स्थान को कहते हैं बच्चों, जहाँ किताबें रखी जाती हैं। लेखक कहते हैं कि यह उनकी लाइब्रेरी थी। यहाँ से आरंभ हुई उस बच्चे की लाइब्रेरी। लेखक कहते हैं, यहाँ से उनकी यह लाइब्रेरी अर्थात उनका यह पुस्तकालय शुरू हुआ। लेखक कहते हैं, आप पूछ सकते हैं कि किताबें पढ़ने का शौक़ तो ठीक, किताबें इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? उसका कारण भी बचपन का एक अनुभव है। लेखक कहते हैं, किताब पढ़ने की का शौक़ तो ठीक है, लेकिन किताब इकट्ठी करने की सनक क्यों सवार हुई? ये अगर मुझसे पूछा जाए तो इसका कारण भी मेरे बचपन का एक अनुभव है। अब लेखक अपने बचपन का एक और अनुभव बताते हैं, जिसमें वो बताएँगे कि किस तरह से उन्हें अपने जीवन में किताबों को इकट्ठा करने का सनक सवार हुआ, अर्थात उनको किताबें इकट्ठी करने की आदत लगी। तो बच्चों, यहाँ तक हमने देखा किस तरह से लेखक को किताबें पढ़ने का शौक़ हुआ और वो जो है किताबें पढ़ना उन्होंने शुरू की और कई तरह की किताबें वे पढ़े। और आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने जो है किताबों को इकट्ठा करना शुरू किया। तो आज का ये पाठ यहीं तक के लिए पाठ बड़ा है, इसलिए हम इसे 2 हिस्सों में कर पढ़ने वाले हैं। तो ये इस पाठ का पहला हिस्सा है। इस पाठ का हम दूसरा हिस्सा अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो यदि पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें और मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें, ताकि वो भी आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सकें।